नमस्कार, आदाब, मैं शरी यासिर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को बिहार से पीएम मोदी का मैसेज का भारत की मिसाइलें दफर करके रहेंगे। कांग्रेस नेता उदित राज ने की बीजेपी की आलोचना, कहा पीएम मोदी का दौरा जेडीयू के लिए अंतिम पिंडदान। राज ठाकरे से मिलने के बाद फडणवीस ने उद्धव ठाकरे को लगाया फोन, मांगा राष्ट्रपति चुनाव में समर्थन। वोटर अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं का बड़ा दावा, कहा बिहार की जनता है इंडिया के साथ। पटना में भारी बवाल, प्रदर्शनकारी ने डीएसपी का पकड़ा कॉलर, जमकर हुआ लाठीचार्ज। पानी से लेकर खुले आसमान तक 1 मिनट में ईरान ने दागी 11 मिसाइलें। अब समाचार विस्तार से। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ आसिम मुनीर को सख्त मैसेज दिया है। पीएम ने आज बिहार के गयाजी में संबोधित करते हुए कहा कि भारत में हमला करके कोई भी आतंकवादी बच नहीं पाए। पीएम ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार में लिया गया संकल्प कभी खाली नहीं जाता। पीएम ने गयाजी में कई परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की रक्षा नीति की नई लकीर खींच दी है। अब भारत में आतंकवादी भेजकर हमले करा के कोई बच नहीं सकेगा। आतंकवादी चाहे पाताल में क्यों न छिप जाए, भारत की मिसाइलें उन्हें दफन करके रहेगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार यात्रा पर तीखी टिप्पणी की है। आरोप लगाया कि बीजेपी अपने सहयोगी से विरोधी बने नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले जेडीयू को राजनीतिक रूप से कमजोर करने के लिए व्यवस्थित रूप से काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की उपस्थिति ना के बराबर थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जनता दलियों के कंधे पर चढ़ करके मजबूत हो गई और इतनी मजबूत हो गई कि आज जनता दलियों का अस्तित्व खतरे में है। और 2020 में जो चुनाव हुआ था उसमें बीजेपी ने किस तरह से निपटाया था जनता दलियों का, सभी लोग जानते हैं। चिराग पासवान को पूरा हनुमान बना करके नीतीश के ऊपर हमला कराया, कैंडिडेट अपना दिया, पूरा साधन दिया होगा निश्चित तौर से, और जनता दल सिमट करके 45 सीट पर हो गई, जबकि बीजेपी 75 सीट पर पहुंच गई थी या 74 सीट पर पहुंच गई थी। तो इस बार पिंडदान हो जाएगा इसका, और मुझे नहीं लगता कि 20 से 25 से ज़्यादा सीटें मिलेंगी। तो और बीजेपी ने पिंडदान कई दलों का किया है, अकाली दल का किया है, शिवसेना का किया है, और जिसके साथ गए हैं उसको ये छोड़ते नहीं हैं। तो लालू यादव जी का जो कहना है कि आज गया में जा कर के मोदी जी पिंडदान करने का ही काम करेंगे, और चुनाव रिजल्ट आने के बाद देख लीजिएगा ये सच है, जो लालू यादव आज कह रहे हैं सच होगा। देश में उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए बीजेपी ने सीपी राधाकृष्णन को एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और समर्थन जुटाने में लगी है। इसी क्रम में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शिवसेना यूबीटी नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी एससीपी नेता शरद पवार को फोन किया और आगामी उपराष्ट्रपति चुनाव में एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन के लिए उनका समर्थन मांगा। इससे पहले देवेंद्र फडणवीस ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे से भी मुलाकात की थी। मैंने सम्मानीय श्री उद्धव ठाकरे जी और सम्मानीय श्री शरद पवार जी को फोन किया था और मैंने उनसे निवेदन किया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल जो मुंबई के वोटर हैं उनको उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार तैयार किया गया है या उनको बनाया गया है। उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव होता है ये एक प्रकार से नॉन पार्टीशन माना जाता है, क्योंकि इस चुनाव में कोई व्हिप नहीं होता। इसलिए मैंने उनसे निवेदन किया कि चूंकि आप महाराष्ट्र की अस्मिता को मानने वाले लोग हैं, तो आपने भी महाराष्ट्र का एक वोटर ये देश का उपराष्ट्रपति बन रहा है, इसलिए आप उन्हें समर्थन दीजिए
इस प्रकार का मैंने उनसे निवेदन किया था। मुझे उद्धव जी ने कहा कि हम सबसे चर्चा करके फिर निर्णय करेंगे, और शरद पवार जी ने कहा कि चूंकि सारा अपोजिशन साथ में आकर एक कैंडिडेट खड़ा कर रहा है तो हमको उनके साथ जाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा है कि इस मतदाता अधिकार यात्रा में राहुल गांधी SIR के खिलाफ अभूतपूर्व जनसमर्थन मिल रहा है। ऐसा अभूतपूर्व जनसमर्थन पहले कभी किसी मुद्दे के लिए नहीं देखा गया। जनता सड़कों पर उतर आई है और उनसे कह रही है कि आगे बढ़ो, लोकतंत्र की रक्षा करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लालू जी का अपना एक अलग अंदाज है बोलने का, गया का कुछ महत्व ही है। लोग पिंडदान करने जाते हैं तो उन्होंने अपने पुराने साथी नीतीश जी को और भारत के प्रधानमंत्री को उससे जोड़ा है। ये उनका अपना अंदाज है। पर जहां तक राहुल जी की बात है, बहुत साफ कह दो, मेरे पास जो सूचनाएं हैं, अभूतपूर्व जन समर्थन मिल रहा है SIR के खिलाफ इस न्याय यात्रा में, इस संघर्ष यात्रा में। ऐसा अभूतपूर्व समर्थन कभी किसी मुद्दे पर नहीं मिला है। ये राहुल जी और उनके साथ सारे नेताओं, तेजस्वी जी, सभी ने मिलजुल कर, जो इंडिया ब्लॉक में शामिल लोग हैं, सड़कों पर निकले हैं। हाथों हाथ जनता सड़कों पर उतर आई है और वो कह रही है आगे बढ़ो, लोकतंत्र की हिफाजत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। अगर मुझे एक लाइन में कोई कहे, दिल्ली NCR में आवारा कुत्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा है कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाए, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या आक्रामक व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। आप दिल्ली अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली में एक ही समय पर 2 रैलियां हो रही हैं। एक रैली भाजपा कर रही है, दूसरी पशु प्रेमी रैली कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि MCD ने अपना काम नहीं किया है। देखिए, हम तो पहले दिन से कह रहे थे कि एक ही समय पर दिल्ली में 2 तरीके की रैलियां हो रही थी। एक भाजपा रैली कर रही थी, एक जो डॉग लवर्स हैं वो रैली कर रहे थे। भाजपा पकड़ पकड़ के MCD के सैनिटेशन वर्कर्स को ले जा रही थी, टीचरों को ले जा रही थी, और कुत्ता प्रेमी जो थे वो खुद रैली में जा रहे थे, तो उनके पास सपोर्ट था। मगर जो टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो बहुत महत्वपूर्ण है कि MCD ने अपना काम नहीं किया, और MCD को अपना काम करना पड़ेगा। डॉग्स को पकड़ पकड़ के इम्यूनाइजेशन करना MCD की जिम्मेदारी है। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली की मुख्यमंत्री और दिल्ली के मेयर दोनों जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं उनको इस पे सीरियसली काम करना पड़ेगा। लोगों में जो डॉग्स के प्रति जो नफरत है वो इसलिए है क्योंकि डॉग्स की इम्यूनाइजेशन समय पर MCD द्वारा नहीं की गई है। समाजवादी पार्टी के नेता फखरुल हसन चांद ने फजूल खर्ची के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि ये लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश है। कर्नाटक सरकार पर वित्तीय संकट के बीच फजूल खर्ची के आरोप लगा रहे हैं। विपक्ष का कहना है कि सरकार ने सत्ता में 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित जश्न पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए, जिसे गैर जिम्मेदाराना बताया गया है। भाजपा जो खुद कई राज्यों में सूचना विभागों के लिए बड़ा बजट रखती है, अब कर्नाटक सरकार के खर्च पर सवाल उठा रही है। फिजूल खर्ची किसी सरकार को नहीं करनी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब सवाल पूछती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो केवल जो मैनेजमेंट है उसी पे चलती है। उनके तो सूचना विभाग के बजट करोड़ों रुपए, अरबों रुपये हैं जो हर प्रदेशों में हर सरकारों को बचाए रखने के लिए खर्च होते हैं, कि PR के लिए खर्च हो रहे हैं। तो फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए, वो किसी को भी नहीं करनी चाहिए। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकारों को भी नहीं करनी चाहिए, वो गैर सरकारों को भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के मुंह से ये बातें नहीं अच्छी लगती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो लोकतंत्र को, संविधान को कमजोर करना चाहती है, वो डंडे से सरकार चलाना चाहती है, चुनी हुई सरकार को गिराना चाहती है। झारखंड के मुख्यमंत्री वो जेल गए, बाद में बाइज्जत बरी हो गए। कैसे जेल गए, किन एजेंसियों के और किसके इशारे पे जेल गए? संजय सिंह जो सांसद थे वो जेल गए, बाइज्जत बरी होते हैं, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं मिलते हैं, किसके इशारे पे जेल गए? उत्तर प्रदेश में माननीय आजम साहब वो जेल में हैं, बकरी चोरी, किताब चोरी, शराब की दुकान से गल्ला लूटने के लिए चोरी। ये सब घटनाएं इस बात की ओर इशारा करती कि भारतीय जनता पार्टी एजेंसियों का दुरुपयोग करती, कानून का दुरुपयोग करती। और ऐसी सरकार जब इस तरह के
विधेयक लेके आती है तो विपक्ष पूरी ताकत से ऐसे विधेयक का विरोध करेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मकसद कहीं ना कहीं चुनी हुई सरकारों को गिराना है, विपक्ष को डराने का काम है। लेकिन ना विपक्ष डरने वाला है, विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के इस जो संविधान विरोधी बिल है। सीएम और गंभीर आपराधिक आरोपों में फंसे मंत्रियों को हटाने संबंधी विधेयक पर कांग्रेस नेता कुंवर दानिश अली ने कहा है कि ये विधेयक ऐसा है जहां एक दरोगा मुख्यमंत्री को हटाएगा। इस विधेयक के पास होने से ऐसा कानून बनेगा कि कोई दरोगा किसी भी मुख्यमंत्री या केंद्र के मंत्री को हटा सकता है। केंद्र सरकार विधेयक ला रही है, 30 दिन जेल में रहेंगे तो इस्तीफा ले लिया जाएगा। ये विधेयक ऐसा ही है कि एक दरोगा एक मुख्यमंत्री को हटाएगा। ये विधेयक पास होने से ऐसा कानून बन जाएगा कि कोई दरोगा जो है किसी भी मुख्यमंत्री को हटा सकता है, किसी भी केंद्र के मंत्री को हटा सकता है। ये है। आज सत्र का आखिरी दिन था, सरकार कह रही है, सांसद उनके कह रहे हैं कि सत्र अच्छा नहीं रहा, विपक्ष ने हंगामा किया, इस तरीके की। विपक्ष जनता की आवाज उठाने के लिए होता है। लोकतंत्र के अंदर सत्ता और विपक्ष, सत्ता का काम है सरकार चलाना, विपक्ष का काम है जनता की आवाज उठाना, सत्ता को, सरकार को जो है आईना दिखाना। तो विपक्ष ने वही काम किया कि आप वोट चोरी करके सत्ता पे बैठे हैं, उनको बेनकाब करने का काम किया। गया जी में सीएम नीतीश कुमार ने मंच से कहा है कि बहुत खुशी की बात है कि आज बिहार को 13,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की सौगात मिल रही है। इसके लिए मैं पीएम मोदी का हृदय से स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। आज पीएम मोदी द्वारा बेगूसराय के सिमरिया जाकर नवनिर्मित पुल का उद्घाटन किया जाएगा। आज गया जी में लाखों लोग आते हैं। पहले यहाँ बुरा हाल था, जब हम लोगों की सरकार आई तो हमने सभी काम करना शुरू किया जा रहा है काफी सिर से। अब कुछ बात आपको हम बिहार के लिए कह देना चाहते हैं। अब पहले जो हम लोगों की सरकार आई 24 नवंबर 2005 को, और एनडीए की सरकार आई जिसमें बीजेपी और जदयू की सरकार थी, और उसके माध्यम से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। लेकिन उसके पहले की जो सरकार थी उसका कोई काम नहीं था, सरकार से कोई काम नहीं किया गया। लेकिन हम लोगों की जब सरकार आई तब से हम लोगों ने एक एक काम करना शुरू कर दिया, और पूरे बिहार में। और उसके लिए बिहार के विकास में हम लोग चारों तरफ लगे हुए हैं, और हर तरह से सब जगह से कानून का राज है। अभी एक चीज आपको बता देना चाहता, सभी क्षेत्रों में तेजी से विकास हो रहा है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, सभी काम हो रहे हैं। हाल ही में कुछ नए, बाकी जो सब काम हम लोग करवा ही रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में कुछ और भी काम करवाए हैं। तो इसी के लिए नए निर्णय लिए गए हैं अभी हाल में। तो अभी वृद्ध जनों, दिव्यांग जनों और विधवा महिलाओं को मिलने वाली पेंशन की राशि 400 रुपया थी, तो इसीलिए अभी हम लोगों ने उनको बढ़ा करके 400 रुपये को बढ़ा करके 1100 रुपया कर दिया है। और इसमें कुल मिलाकर के 1 करोड़ 12 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में आज 13,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। इसके साथ ही 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम ने मगही भाषा में अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मुझे जनता का सेवक बनकर काम करने में खुशी होती है। इसके साथ ही उन्होंने आरजेडी पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा है कि आरजेडी के लालटेन राज ने बिहार को लाल आतंक में जकड़ लिया था। साथियों, बिहार के लोगों को आरजेडी और उनके साथी सिर्फ अपना वोट बैंक मानते हैं। उन्हें गरीब के सुख दुख, गरीब के मान सम्मान से कोई मतलब नहीं है। आपको याद होगा, कांग्रेस के एक मुख्यमंत्री ने मंच से कह दिया था कि अपने राज्य में बिहार के लोगों को घुसने नहीं देंगे। बिहार के लोगों से कांग्रेस की इतनी नफरत
बिहार के लोगों के प्रति इतनी घृणा और कोई भूल नहीं सकता। कांग्रेस का बिहार के लोगों के प्रति त्याग, जो दुर्व्यवहार देखने के बाद भी यहां आरजेडी वाले गहरी नींद में सोए पड़े थे। भाइयों बहनों, बिहार की एनडीए सरकार कांग्रेस और इंडी गठबंधन वालों के इस नफरती अभियान का जवाब दे रही है। बिहार के बेटे बेटी को यहीं पर रोजगार मिले, सम्मान की जिंदगी मिले, मां बाप की वो देखभाल कर सके, इसी सोच के साथ हम काम कर रहे हैं। अब बिहार में वहीं आरजेडी नेता मनोज झा ने प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे पर कहा है कि जब पूरे बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा चल रही है तो यहाँ लोग ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, बल्कि कह रहे हैं कि जुमला जी आ रहे हैं। ये एक संदेश है। पूरे बिहार में जब तेजस्वी जी और राहुल जी की यात्रा चल रही है, उसके बाद हर लोग ये नहीं कह रहे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, लोग कह रहे हैं जुमला जी आ रहे हैं। तो ये अपने आप में एक संदेश है। मैं समझता हूँ जाना आना चुनाव नतीजों के बाद भी जारी रखेंगे प्रधानमंत्री जी कि अगर सरकार हमारी बन गई तो ये ना कि नजर फेर लें। और एक चीज तो जरूर कहूंगा कि जितनी नजरें इनायत गुजरात पे होती है माननीय प्रधानमंत्री जी, वही नजर चाहिए बिहार और बिहारियों को। 52वां दौरा है सर ये बिहार का। हाँ, कोई गिन रहा है बार बार, मुझको लग रहा है इस देश में पहली बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री जिनका काम है वो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनके दौरों की अगर गिनती हो रही है तो इसमें एक और गिनती हो जाए, चुनाव के लिए कितने और बगैर चुनाव के लिए कितने, तो फर्क साफ नजर आ जाएगा। सर जो बिहार की राजधानी पटना में आज भारी बवाल देखने को मिला। पीटीएस डीलर्स जमकर हंगामा कर रहे हैं। पीटीएस डीलर्स ने डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर कृष्ण मुरारी प्रसाद का कॉलर पकड़कर प्रदर्शनकारियों ने जमकर बवाल किया। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प देखने को मिली। दरअसल जन वितरण प्रणाली को बचाने और विक्रेताओं को नियमित करने की मांग को लेकर राज्य भर से आए हजारों फेयर प्राइस डीलर्स अपना सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रोटेस्ट कर रहे थे सर, इन लोगों के ऊपर सर लाठीचार्ज किया गया है। देखिए, प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है, सभी लोगों ने प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट करने का जो तरीका है वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट होने चाहिए। डाकबंगला चौराहा को उन्होंने दोनों फ्लैंग को जाम कर दिया। जाम करने वजह से इनको हटाने के लिए कहा गया। मजिस्ट्रेट ने अनाउंसमेंट कर रहे थे लगातार इनको हटने के लिए और इनको गर्दनी बजाने के लिए भी कहा जा रहा था, लेकिन ये अड़े हुए थे, प्रतिबंधित क्षेत्र में जाने का प्रयास करना चाह रहे थे। जब इनको हटाने के लिए कहा जाता और वो होकर बैरिकेडिंग तोड़ने लगे। और इतना ही नहीं, कई पुलिसकर्मियों से हाथापाई भी उन्होंने कर लिया, कॉलर पकड़ लिया। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा डंडा और पथराव करने लगा। काफ़ी पत्थर भी उधर से फेंका गया है। कुछ लोगों को उन्होंने डिटेन किया है इसमें से। ये इनकी जो भी जुलूस थी, जो भी इनके मांग करने का तरीका था, काफ़ी विध्वंसक था। कहीं भी ये नहीं लग रहा था कि इनके द्वारा कोई शांति बढ़ती जा रही है, शांति का कुछ इन्होंने काम की जा रही है। हर एक जगह इन्होंने काफ़ी विध्वंसक तरीके से, उग्र तरीके से कर रहे थे। निश्चित रूप से यदि कोई मांग उनको मांगनी है, पूरी करवानी है, तो उनकी प्रक्रिया उसी तहत में होगा। लेकिन इस तरह से इनके द्वारा किया गया कार्य कतई स्वीकार नहीं है और पब्लिक को इनके द्वारा डिस्टर्ब नहीं किया जा सकता है। अगर ये आवश्यक रूप से डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव आज कुछ बड़ा खुलासा करने वाले हैं। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट के बारे में पोस्ट कर जानकारी दी है। अपने पोस्ट में तेज प्रताप ने लिखा है कि मेरे राजनीतिक जीवन को 5 परिवार के लोगों ने मिलकर और बहुत षड्यंत्र कर समाप्त करने की कोशिश की है। मैंने अपने 10 सालों से अधिक राजनीतिक जीवन में किसी के प्रति कभी गलत नहीं किया, कभी भी किसी के प्रति कोई षड्यंत्र नहीं किया, लेकिन इन 5 परिवार के लोगों ने द्वारा मुझे राजनीतिक और पारिवारिक जीवन की पूर्ण रूप से समाप्त करने की कोशिश की गई है। ये 5 परिवार को तो हम पर्दाफाश करके रहेंगे। ये लोग कैरियर को मेरा दाग लगाने का काम किया है, मेरे पॉलिटिक्स को ये लोग रोकने का काम किया है। घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, पूरी बिहार की जनता भी देखेगी और पूरे देश की जनता देखेगी इनको। तो हंसी ठिठोली वाला जो हमारा जो अंदाज था,
हम जिस तरीके से अपने परिवार में रहते थे, खुद अपने माता पिता के साथ हंस करके बोल करके और अपने परिवार के साथ रहते थे, और षड्यंत्र रच के मेरे कैरियर को 5 परिवार के लोगों ने षड्यंत्र रचा है और इसको मेरे जीवन को बर्बाद करने का काम किया है, तहस नहस करने का काम किया है। आपने एक पोस्ट किया था और पहले तो आप ऐसे खुल के नहीं आते थे, लेकिन अब दिखता है कि आप आरजेडी के जो गलत काम किए जा रहे हैं, जो मारपीट हुई थी उस घटना को आपने उजागर किया था और कहा था कि ऐसे जयचंदों से बचकर, और तेजस्वी जी को भी आगाह किया है। मैंने सबको आगाह किया था कि ऐसे लोगों से बचना चाहिए, हर एक लोगों को, और खासकर ये 5 परिवार को तो हम पर्दाफाश करके रहेंगे। ये लोग कैरियर को मेरा दाग लगाने का काम किया है, मेरे पॉलिटिक्स को ये लोग रोकने का काम किया है। तो इन 5 जो घटिया मानसिकता के जो लोग हैं, पूरी बिहार की जनता भी देखेगी और पूरे देश की जनता देखेगी। इजराइल के साथ 12 दिन चले युद्ध के बाद ईरान की नेवी ने पहली बार सैन्य अभ्यास किया। स्टेट टीवी प्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक इस सैन्य अभ्यास का नाम सस्टेनेबल पावर 1404 दिया है। नौसैनिक अभ्यास के दौरान ईरानी नौसेना ने महज 1 मिनट में 11 मिसाइलें दागी। ये मिसाइलें ओमान की खाड़ी और हिंद महासागर में समुद्री लक्ष्यों पर दागी गई हैं। 12 दिनों के युद्ध के दौरान इजराइल ने ईरान के डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया था और कई परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था। ऐसे में ये सैन्य कवायद ईरान के लिए अपनी सैन्य ताकत दिखाने और दुश्मनों को चेतावनी देने की कोशिश मानी जा रही है। एक राज्य टीवी ने बताया कि ईरानी नौसेना के युद्धपोत IRIS सबलान और IRIS गनावे ने नासिर और कादिर क्रूज मिसाइलें दागी, जो अपने लक्ष्य पर सफलतापूर्वक लगी हैं। इसके अलावा तटीय बैटरियों से भी मिसाइलें छोड़ी गई और ड्रोन के जरिए समुद्री लक्ष्यों पर हमला किया गया है। नौसेना की यह कवायद ओमान की खाड़ी और उत्तरी हिंद महासागर में फैले क्षेत्र में की गई है। गौर करने वाली बात यह भी है कि पिछले महीने ईरान और रूस ने क्रासएक्स 2025 नाम से संयुक्त अभ्यास किया था। अब ईरान ने दक्षिणी समुद्री क्षेत्र में अकेले अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया है। विशेषज्ञों का मानना है कि ये कवायद केवल ताकत का प्रदर्शन नहीं, बल्कि इजराइल को ये संदेश है कि ईरान अब भी जवाबी हमले की स्थिति में है। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।